बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इर्तिज़ा रहमान और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपने पढ़ ही लिया होगा वीडियो में, इंट्रोडक्शन में, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और हम इसको बहुत कंसाइज करके समझेंगे। बेसिकली जो ये टॉपिक है मैंने डेविडसन से बनाया है। डेविडसन को अगर पूरा आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो पॉइंट्स की शक्ल में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं डेविडसन में, उनको मैंने निकाल के इस वीडियो में रखा है, तो उन्हीं के बारे में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सो चलें शुरू करते हैं। सो डायबिटीज़ मेलाइटिस, जैसे कि डेफिनेशन तो सबको पता ही है डायबिटीज़ मेलाइटिस की, कि डायबिटीज़ मेलाइटिस इट इज़ अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम and which is associated with the hyperglycemia, and it may characterized by decreased insulin or absent insulin, or insulin may be raised. So this is the definition of the diabetes mellitus. अब चलते हैं हम टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस की तरफ, क्योंकि मेन जो इसकी दो टाइप्स होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, टाइप 2 और भी टाइप्स होती हैं इसकी, लेकिन मेन जो है वो दो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि टाइप 1 क्या होती है और टाइप 2 क्या होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस की जो ईटियोलॉजी है, यानी जो उसके कॉजेज़ हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, जो पहला जो कॉज है वो जेनेटिक्स का कॉज है, कि इट में इन्वॉल्व जेनेटिक्स। लाइक जेनेटिक्स में हम बात करते हैं HLA क्लास 2 एंटीजन की, तो HLA क्लास 2 एंटीजन इसमें जिनमें होगी तो उनमें ज़्यादा चांसेस होंगे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के। और दूसरी DQ बीटा चेन, जो कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायबिटोजेनिक अमाइनो एसिड्स, जो कि डायबिटोजेनिक अमाइनो एसिड्स को बेसिकली ये कोड करती है। और सेरीन है और एलेनिन है वगैरह, जो डायबिटीज़ करवा सकते हैं, डायबिटोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाते हैं। तो जिनमें ये जीन पाई जाएगी DQ बीटा चेन की, तो वो भी ज़्यादा ससेप्टेबल हैं टू डेवलप डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1। और एक दूसरा जो अमाइनो एसिड होता है एस्पार्टेट, अगर ये बॉडी में ज़्यादा मौजूद है तो इट विल एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर। ये एज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर काम करेगा अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। सो अमाइनो एसिड में हमारे पास दो आ गए, एक डायबिटोजेनिक अमाइनो एसिड जो कि रिस्क फैक्टर है, और दूसरा एस्पार्टेट अमाइनो एसिड है जो कि प्रोटेक्टिव फैक्टर है। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल की। देखिए, इन्वायरमेंटल में हमारे पास सबसे जो मोस्ट कॉमन जो हमारे पास आती है वो है हाइजीन हाइपोथेसिस। अब हाइजीन हाइपोथेसिस क्या है? देखिए, हाइजीन हाइपोथेसिस ये है कि अगर बच्चे को बचपन में अगर इन्फेक्शंस हुए हुए हैं बहुत सारे, तो इन्फेक्शंस वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं फ्यूचर में डायबिटीज़ मेलाइटिस के होने को। यानी अगर इन्फेक्शन हुए हैं तो बाद में डायबिटीज़ मेलाइटिस के चांसेस कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज किड्स जिनमें इन्फेक्शन डेवलप नहीं हुए। सो दिस इज़ कॉल्ड हाइजीन हाइपोथेसिस। और बहुत से वायरसेस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू डेवलप द डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिनमें से मम्स वायरस है, रुबेला वायरस है, साइटोमेगालो वायरस है, और एप्स्टेन बार वायरस है। थर्ड जो फैक्टर है वो है डाइट फैक्टर। डाइट फैक्टर में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में। पहली जो है वो बोवाइन सीरम अल्ब्यूमिन, जिसको हम BSA कहते हैं, जो कि मौजूद होता है काओ के मिल्क में। काओ के मिल्क में ये BSA बोवाइन सीरम अल्ब्यूमिन होता है, तो ये डायबिटीज़ करवा सकता है। और सेकंड जो है वो नाइट्रोसेमाइंस जो कि स्मोक्ड और कर्ड मीट में होते हैं, और ये कॉफ़ी के अंदर पाए जाते हैं नाइट्रोसेमाइंस। तो ये भी डाइटरी फैक्टर रोल प्ले करते हैं टू डेवलप द डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1। और जो चौथा फैक्टर है वो है स्ट्रेस का। देखिए, जब भी बंदे को स्ट्रेस होता है, तो आपको पता है कि स्ट्रेस के अंदर काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स हमारी बॉडी में हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, लाइक कॉर्टिसोल और एपिनेफ्रिन, ये सारे स्ट्रेस हार्मोन हैं। तो ये जितने भी स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, ये बेसिकली इनका फंक्शन इंसुलिन के बिल्कुल अपोजिट होता है। ये ग्लूकोज को बढ़ा देते हैं बॉडी के अंदर, इंक्रीज प्रोडक्शन करवा देते हैं ग्लूकोज की, ब्लड के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया करवा देते हैं, तो जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस डेवलप हो जाती है। तो स्ट्रेस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड द फिफ्थ फैक्टर इज़ द इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। ये कहा जाता है कि जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है ये स्लो T सेल मीडिएटेड डायबिटीज़ मेलाइटिस है। और जो डिस्ट्रक्शन जो होती है बीटा सेल्स की, वो भी T सेल मीडिएटेड होती है, तो ये इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर है इन द एटियोलॉजी ऑफ द टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब इसकी थोड़ी सी पैथोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, पैथोलॉजी में ये है कि इसमें इंसुलाइटिस हो जाता है। इंसुलाइटिस, ये देखें, ये डिफरेंशियल पॉइंट है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में इंसुलाइटिस हमें नहीं मिलता, यहाँ पर हमें इंसुलाइटिस मिल जाता है। तो इंसुलाइटिस का मतलब ये है कि यहाँ पर इन्फ्लामेटरी सेल्स आ जाते हैं,
इन द पेंक्रियाज विद दी आइलेट्स होते हैं, लेकिन साथ साथ इन्फ्लामेटरी सेल्स जैसे कि पॉलीमॉर्फ और लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये सारे इन्फ्लामेटरी सेल्स की इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, जिसको हम इंसुलाइटिस कहते हैं। और इसके साथ साथ ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज एंटीबॉडी अगर आ जाती है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको GAD कहते हैं, ये भी पॉजिटिव होती है। लेकिन ये पॉजिटिव सिर्फ लेट ऑनसेट टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में होती है और मिडिल एज के अंदर ये पॉजिटिव होती है। मिडिल एज के अंदर जो लेट ऑनसेट टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, तो उसके अंदर ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज एंटीबॉडी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में GAD कहते हैं, ये भी पॉजिटिव होती है। तो अब हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की ईटियोलॉजी के हवाले से। तो ईटियोलॉजी में सबसे पहले जैसे कि वहाँ पर टाइप 1 में जेनेटिक्स आया था, यहाँ पर भी जेनेटिक्स है, लेकिन एक बात याद रखने की ये है कि जेनेटिक्स प्लेज मोर इम्पॉर्टेंट रोल इन द टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस दैन टाइप 1। जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। जैसे कि एक फैमिली मेम्बर को अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 है, तो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि दूसरी फैमिली मेम्बर्स को भी हो सकता है। तो जेनेटिक्स एंड फैमिली हिस्ट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। सो सेकंड जो फैक्टर है वो है अगेन इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसमें जो पहला आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है लाइफ स्टाइल। देखिए लाइफ स्टाइल एक्चुअली इसमें सब कुछ आ जाता है। इसमें पेशेंट की डाइट आ जाती है, पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी रेगुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें लाइफ स्टाइल के अंदर इंक्लूड होती हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं टाइप 2 के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि जो ओबेस पेशेंट होते हैं, जो ज़्यादा फ़ैट्स कंज्यूम कर रहे होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो स्मोकर्स होते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, उनके अंदर, जिनका ब्लड प्रेशर रेज़ होता है, उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के, जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल गुजार रहे होते हैं। तो ये सारे लाइफ स्टाइल रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि लीड करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। सेकेंड है मेल न्यूट्रिशन इन यूट्रो। जो मेल न्यूट्रिशन से गुजरे हुए होते हैं इन यूट्रो उस लाइफ में, तो वहाँ भी चांसेस होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की डेवलप होने के। और एज की अगर हम बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस मोस्टली इट इज़ प्रेजेंट इन द यंग। जो टाइप 1 है वो डिजीज़ ऑफ यंग है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस इट इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ ओल्ड एज और एल्डरली और मिडिल एज। ये मिडिल एज और एल्डरली में ज़्यादा कॉमन होती है। अब इन्वायरमेंटल में गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी आ जाता है, जिन जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं और फर्स्ट टाइमेस्टर में, जो कि उनको अगर डायबिटीज़, उनको हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, डायबिटीज़ डेवलप होती है, तो वो भी दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। सो गेस्टेशनल डायबिटीज़ इट इज़ आल्सो एटियोलॉजी ऑफ द टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। सो दिस इज़ अबाउट द एटियोलॉजी। होप ये आपको समझ में आई होगी। बहुत ही आसान है, पढ़ी हुई है हमने पहले से, और जिन लोगों ने पहले से पढ़ी हुई है उसको आइडिया होगा इसका। देन हम पैथोजेनेसिस की तरफ चलते हैं। देखिए पैथोजेनेसिस में इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो टर्म है वो आपको याद रखना है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं किसको है? इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत आसान है कि इंसुलिन ऑलरेडी बॉडी के अंदर मौजूद है, मे बी इंक्रीज़ और मे बी नॉर्मल, लेकिन है ज़रूर, लेकिन इंसुलिन अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही। ये बेसिकली डिस्टिंक्शन पॉइंट है टाइप 1 और टाइप 2 के दरमियान, कि टाइप 1 में इंसुलिन एब्सेंट होती है, डेफिशिएंट होती है, लेकिन टाइप 2 के अंदर इंक्रीज़ है या नॉर्मल है, लेकिन अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस का तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये होता किन वजूहात की वजह से? तो इसकी एक नहीं बल्कि 3 कॉजेज़ हैं। 3 इसकी कॉजेज़ हैं, जिनमें सबसे पहली जो कॉज़ है रेजिस्टेंस की वो है एबनॉर्मल इंसुलिन मॉलिक्यूल, कि उसका जो मॉलिक्यूल है इंसुलिन का वो स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल हो चुका है और वो अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता टारगेट टिश्यू में। तो ये इसकी पहली कॉज़ है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। सेकंड कॉज जो है वो ये है कि इंसुलिन तो मौजूद है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूल भी नहीं है, मॉलिक्यूल भी स्ट्रक्चरली नॉर्मल है, लेकिन उसके बावजूद अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि एंटागोनिस्ट की अमाउंट ज़्यादा हो चुकी है ब्लड में। एंटागोनिस्ट ज़्यादा होने की वजह से इंसुलिन अपना काम सही से नहीं कर पा रहा। जो थर्ड रीज़न है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सेप्टेबल रीज़न है और मोस्ट कॉमन रीज़न है जो पाई जाती है टाइप 2 के पेशेंट्स में, वो है टारगेट टिश्यू डिफेक्ट। कि जो टारगेट टिश्यू है जहाँ पर इंसुलिन को जाके फंक्शन करना है वो डिफेक्टिव हो चुका है, जिसकी वजह से इंसुलिन अपना फंक्शन नहीं कर पा रही। सो दीज आर 3 मेन एंड कॉमन रीजंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इसकी हम बात करें थोड़ी सी हिस्टोपैथोलॉजी की, तो हिस्टोपैथोलॉजी में ये है कि इसमें अमाइलॉइड डिपोजिशन हो जाती है।
जो कि टाइप 1 में नहीं होती। टाइप 1 में इंसुलाइटिस होता है, अमाइलॉइड डिपोजिशन नहीं होती, यहाँ पर अमाइलॉइड डिपोजिशन होगी। और अमाइलॉइड डिपोजिशन जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतनी ही नॉर्मल जो पैनक्रियाटिक टिश्यू है उसकी एट्रोफी होती जाएगी। सो अमाइलॉइड डिपोजिशन विल लीड टू एट्रोफी ऑफ द नॉर्मल टिश्यू ऑफ द पैनक्रियास। एंड इसके साथ साथ ये होता है कि इंसुलिन की सिक्रेशन तो हो रही है, लेकिन साथ में ग्लूकागोन की सिक्रेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है इन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। इतना आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस हुई। और तीसरी एक और फॉर्म है डायबिटीज़ मेलाइटिस की, जिसको हम कहते हैं लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ मेलाइटिस ऑफ एडल्ट, जिसको हम लाडा भी कहते हैं इन शॉर्ट फॉर्म, LADA। सो बेसिकली ये बिल्कुल टाइप 1 डायबिटीज़ की तरह है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इट इज़ वेरी स्लोली प्रोग्रेसिंग फॉर्म। बहुत ही आहिस्ता से, बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअली ये डेवलप होती है। और जो प्री डायबिटीज़ या फिर ग्लूकोज इंटॉलरेंस वाली कंडीशन होती है वही इसमें होती है। लेकिन इसमें स्लोली प्रोग्रेसिंग फॉर्म तो है, लेकिन इसमें जिस तरह टाइप 1 में इंसुलिन डेफिशिएंट हो जाता है, इसमें भी इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और इसमें इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती महीनों से सालों तक। सो महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं इंसुलिन को डेफिशिएंट हुए हुए, लेकिन इसकी स्लोली प्रोग्रेसिंग नेचर की वजह से इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती पेशेंट को। और इसीलिए ये डेवलप होती है ओवर 30 इयर्स में। जब 30 साल से ज़्यादा बंदा हो जाता है तो तब जो है वो ये डेवलप होती है। और ये एटलीस्ट 1 एंटीबॉडी इसमें पॉजिटिव होती है, जो कि टाइप 1 में जितनी एंटीबॉडीज़ हैं विच आर रिलेटेड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स, उनमें से एटलीस्ट 1 एंटीबॉडी इसमें भी प्रेजेंट होगी। और मोस्टली इट इज़ GADA, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि व्हाट इज़ GADA। एक्चुअली इट इज़ द ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज एंटीबॉडी, जो कि इसमें मोस्टली पॉजिटिव होती है। सो दिस इज़ अबाउट दी LADA।